अभी क्वेश्चन नंबर 9 हम सॉल्व करेंगे। इसमें कैलोरीमेट्री से दिया है। पहले 85 ग्राम ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस इज कूल टू 5 डिग्री सेल्सियस बाय एडिंग सर्टेन मास ऑफ आइस। फाइंड द मास ऑफ आइस रिक्वायर्ड। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया है वाटर का और लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में दिया हुआ है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन मैंने सजेशन में दिया था, आपने शायद वीडियो देखा होगा। तो यहाँ पर जो 85 ग्राम वाटर है ना, वो क्या है 30 डिग्री सेल्सियस में। तो ये क्या करेगा 5 डिग्री में आएगा वाटर। ठीक है, 5 डिग्री सेल्सियस तक आ गया बाय एडिंग सर्टेन मास ऑफ आइस। तो आइस डालने से वो आइस हीट गेन कर लेगा, इसलिए ये लूज करेगा। तो इसलिए जो हीट ये लूज कर रहा है वो आइस गेन करेगा। तो आइस सर्टेन मास ऑफ आइस लिखा है तो उसका 0 डिग्री लेना है। जब भी टेम्परेचर नहीं दिया है 0 डिग्री सेल्सियस लेना है। अब ये हीट गेन करके क्या करेगा, ये मेल्ट होना शुरू करेगा। मेल्ट होगा तो वाटर बनेगा, वो भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस में रहेगा। ये वाटर अलग है और ये वाला वाटर अलग है, ये आइस से बना है। ठीक है, अभी ये वाटर 0 डिग्री में ही नहीं रहेगा क्योंकि इसका फाइनल टेम्परेचर 5 डिग्री दिया हुआ, तो ये भी यहाँ पर आ जाएगा। तो अभी देखिए ये फाइनल टेम्परेचर है, तो इधर हीट गेन हो रहा है, हीट गेन्ड, इधर हीट लॉस्ट। ठीक है, ये फाइनल टेम्परेचर। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, 30 डिग्री से 5 डिग्री आ रहा है, चेंज इन टेम्परेचर mc डेल्टा टी। यहाँ से आइस से वाटर यहाँ से मेल्टिंग हो रहा है, तो Q इज इक्वल टू ml। और इसके बाद जो वाटर बनेगा, वाटर 0 से 5 में आएगा, यहाँ पर लगेगा ये Q1 ले लीजिए, ये Q2 ले लीजिए, ये Q3 ले लीजिए, ये mc डेल्टा टी लगेगा। यहाँ भी टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो मास, इसका मास अलग है और इसका डेल्टा टी भी अलग है। ये डेल्टा टी 30 से 5 होगा और ये डेल्टा टी 0 to 5 होगा। तो फार्मूला देखिए, दो ही फार्मूला लग रहे हैं लेकिन 3 स्टेप यहाँ पर हो रहा है। तो अभी हीट लॉस्ट इक्वल्स टू mc डेल्टा टी। तो मास ऑफ वाटर कितना है, ये वाला मास 85 ग्राम। ठीक है, और C का वैल्यू 4.2। तो यहाँ पर देखिए जूल पर ग्राम दिया है और ये भी ग्राम में दिया है, तो कुछ वैल्यू चेंज करने का जरूरत नहीं। डेल्टा टी यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये वाला स्टेप हम कर रहे हैं, तो 30 to 5, सो 30 माइनस 5 होगी, सो 85, 42/10 इंटू 25, 5 to 21। तो इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये आ गया। अभी हीट गेन क्या होगा, तो हीट गेन 2 स्टेप में हो रहा है, एक होता है ml और एक होता है mc डेल्टा टी। डैश डैश लगा दे रहा हूँ, ये मास से अलग है। अभी यहाँ पर जो है मास ऑफ द आइस निकालना है, तो ये हमें मालूम नहीं है, तो कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो L कितना है 336, M कॉमन चला गया, C हो गया 4.2 और डेल्टा टी ये वाला है 0 to लेकर 5, तो 5 हो जाएगा। तो अब तो देखिए यहाँ पर 1 मार्क्स मिलेगा, यहाँ पर 1 मार्क्स मिल जाएगा। ये 357 M हो रहा है। तो अभी बाय द प्रिंसिपल ऑफ
कैलोरीमेट्री 357 m is equal to 85 into 21 into 5. So 85 into 21 into 5 by 357. तो इसको हम कैंसिल करते हैं, तो ये 5 से ये 7 से कट जाएगा, 7 5 1 7 3 1 7 5, तो ये 25 ग्राम आ गया। m इज इक्वल टू 25 ग्राम। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज इट बिकम प्लेजेंटली वार्म व्हेन द लेक्स स्टार्ट फ्रीजिंग? सो फॉर फ्रीजिंग water loses heat to the surrounding. As the surrounding gains heat, it becomes pleasantly warm. Next question है, water freezes to form ice. What change would you expect in the average kinetic energy of the molecule? तो जब फ्रीज होता है, टेम्परेचर डज नॉट चेंज, तो काइनेटिक एनर्जी डज नॉट चेंज। तो ये आंसर। विच विल कंटेन मोर हीट, 1 ग्राम ऑफ आइस और 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। 1 ग्राम ऑफ आइस को हीट करेंगे तो वो 1 ग्राम वाटर बनता है विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर, तो आंसर होगा 1 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वन फैक्टर दैट अफेक्ट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन एन एसी जनरेटर। मैग्नीट्यूड कितना, वोल्टेज कितना बढ़ेगा या करंट, सॉरी मैग्नीट्यूड इंड्यूस्ड करंट, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? एक ही फैक्टर बोला है, तो आप लिख सकते हैं स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल, या नंबर ऑफ टर्न्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ द कॉइल भी लिख सकते हैं, तो बहुत सारे हैं, 4। मैग्नेटिक फील्ड भी लिख सकते हैं। चलिए ये हो गया। अभी यहाँ पर गिवन बिलो अ सर्किट टू स्टडी द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ABCD इज अ कार्डबोर्ड हेल्ड परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर, ऐसे रखा है। मैग्नेटिक कंपास इज प्लेस्ड एट द पॉइंट P यहाँ पर, एंड P1 एंड P2 आर द पोजीशंस ऑफ मैग्नेटिक कंपास बिफोर एंड आफ्टर पासिंग द करंट XY थ्रू XY रिस्पेक्टिवली। तो पहले ऐसे रहता है, अब बाद में वो इधर टर्न करेगा, ठीक है। तो अभी क्यों टर्न करेगा? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बनता है करंट के कारण। तो क्वेश्चन है, नेम द रूल दैट इज यूज टू प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक कंपास। तब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर है, सिंगल कंडक्टर, तो इसलिए हम इसको राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड ग्रिप रूल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब स्टेट द डायरेक्शन ऑफ करंट। अभी ये मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड इधर डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो अभी इसको
यदि हम ऐसा पकड़ते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड ये फिंगर से इधर दिखा रहे हैं, इधर दिखा रहे हैं। अब करंट को यदि नीचे लेते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड उधर से होते हुए ऐसे आ रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड x2y है, नीचे है, नीचे की तरफ है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर आ रहे हैं, तो ये डिफ्लेक्शन हो रहा है इधर में। इफ द रेजिस्टेंस R is increased, then what will be the effect on the magnetic lines of force around the conductor? अभी रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे तो करंट कम हो जाएगा, करंट कम होगा तो फील्ड स्ट्रेंथ भी कम होगा। तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द मैग्नेटिक लाइंस? तो लाइंस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? द सेपरेशन बिटवीन magnetic lines will increase, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है उतने पास में रहते हैं, है ना, पास में रहेंगे ऐसा। और रेजिस्टेंस बढ़ा दिए, करंट कम हो गया तो फील्ड भी कम हो गया, तो वीक फील्ड मतलब ये थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का सेपरेशन बढ़ जाएगा। थैंक यू।